से स्टार्ट करें। हेलो। हाँ कोमल, यू आर ऑडिबल, कैन स्टार्ट। ओके सर। पेज नंबर 23 पे हम over the last decade Indian agriculture has become more robust with record production of food grains and oilseeds. Increased procurement consequently has added huge of food grains in the grain race. India is one of the world top producer of rice, wheat, milk, fruits and vegetables. India is still home to the quarter of all malnourished undernourished people in the world. On an average, almost half of the total expenditure, nearly half of the household is on food. अब ये जो पैसेज है, इनको हम स्टैटिस्टिकल बेस्ड पैसेजेस बोलते हैं। और ऐसे पैसेजेस आपके पास आएंगे, उसमें क्या होगा कि जो आपका कंक्लूजन या फिर जो आपका आंसर आएगा वो किसी एक स्टैट्स गिवन होगी, उसके एनालिसिस से या फिर उसको कंक्लूड करके आएगा। लेकिन पैसेज में क्या होगा, स्टेटमेंट्स दी होंगी, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दी होंगी, लेकिन आपको जो पैसेज में स्टैट्स दी है उससे एक कंक्लूजन निकालना होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें दो बातें कही गई हैं कि एक तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है, प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ा है, नो मैटर कि हम अब वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर है इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन फिर भी जो है नियरली 1/4 ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल है ऑफ द होल वर्ल्ड, वो हमारी कंट्री में है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जो ऑलमोस्ट आधे हाउस होल्ड्स है ना, उनकी आधे हाउस होल्ड की आधी इनकम जो है वो फूड पे खर्च हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल कॉलरी टू द अबव पैसेज। Increasing efficiency of farm to fork chain is necessary to reduce poverty and malnutrition. Increasing agriculture productivity will automatically eliminate poverty and malnutrition in India. Indian agriculture productivity is already great and it is not necessary to increase it further. Allocation of more fund for welfare, funds for social welfare and poverty alleviation program will ultimately eliminate poverty and malnutrition in India. अब अगर इसमें हम देखें तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद ऑटोमेटिकली एलिमिनेट पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन इन इंडिया, ये तो पैसेज से ही आपका गलत हो जाएगा कि हाँ, हालांकि हमारे पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्वार्टरली अंडर नरिश्ड पीपल है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड, Indian agriculture productivity is already great and not necessary to further increase makes no sense. It's an absurd statement. ये भी हो जाएगा, eliminate हो जाएगा। उसके बाद आपके पास A और D स्टेटमेंट बचता है। D स्टेटमेंट बोलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर और सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन से हम पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब अगर हम इस पे देखें तो इसमें कहीं सब्सिडी या फिर उसने प्रोक्योरमेंट की बात करी है, लेकिन कहीं पे भी सब्सिडी और इन सब चीजों की बात उसने नहीं की है। तो ये स्टेटमेंट इससे पैसे से निकाल पाना हमारे लिए दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़े कि मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फूड, मतलब जो हाउस होल्ड है वो आधे हाउस होल्ड अपनी आधी से ज्यादा इनकम फूड पे खर्च कर रहे हैं। क्यों खर्च कर रहे होंगे फूड पे? एजेंसीज जो है वो प्रोक्योरमेंट तो कर रही है, लेकिन फार्म से प्लेट तक, फार्म टू फोक आने में जो है इतना, अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो हाउस होल्ड की इनकम ही बहुत कम है, इनकम है बहुत कम है तो मतलब पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, या फिर दूसरा है कि फूड प्राइसेस इतने ज्यादा हाई है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई है कि मतलब उनकी आधी इनकम जो है हमारे उसमें फूड में चली जा रही है। अब आधी इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन हाई है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हाई होने का, क्योंकि पैसेज में ये भी तो गिवन है ना कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है हमारी कंट्री में, अब हम काफी सारे उसमें तो हम टॉप प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोडक्शन भी हाई है और ऊपर से फूड प्राइसेस भी हाई है। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन के बावजूद भी इन्फ्लेशन हाई होने का मतलब क्या आप निकालेंगे कि फार्म से फोक तक जो वैल्यू चेन है हमारी वो इतनी खराब है कि वो इन्फ्लेशन को ऐड कर देती है वहां तक। तो इस हिसाब से अगर हम
लास्ट जो है उसको एनालाइज करके, जो स्टैट गिवन है उसको एनालाइज करके अगर हम आते हैं तो हमारा आंसर होगा इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ फार्म टू फोक वैल्यू चेन इज नेसेसरी टू रिड्यूस पॉवर्टी। कैसे? क्योंकि जब फार्म टू फोक वैल्यू चेन होगी, वो एफिशिएंट होगी, तो लोगों का कम पैसा जो होगा वो फूड में जाएगा और लोग का जो मतलब जो सेविंग्स है वो बढ़ेंगी, जो सेविंग्स वो बाकी जगह भी अपना जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, इट कैन बी गुड, it can be the, it is the most logical conclusion in this regard. तो आंसर should be A. सर समझ में आ गया? हाँ, इसका क्वेश्चन का जो ऊपर मतलब है मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, कोरोलरी मतलब कि कंक्लूजन। कोरोलरी का मतलब एक तरीके से क्या मीनिंग आप ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, ये कंक्लूजन की तरह ही होता है, इसमें और उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। मतलब कोरोलरी का मीनिंग मतलब होता है कि को क्या आप मीनिंग ड्राइव करेंगे उससे। चक्रक्ष या समरी टाइप क्या निकल रहा है, मतलब हाँ, क्या हाँ, पैसे में से। हाँ, ओके, हाँ। नेक्स्ट चले सर। इससे पहले वाला 64 नंबर वाला भी तो नहीं हुआ है ना? कौन से वाला नहीं हुआ है? 24 इससे पहले वाला पैसेज जो द मीडियम टर्म चैलेंज है ना। हाँ ये एक सेकेंड, ओके ओके, अच्छा ये नहीं हुआ है, कर लेते हैं। हाँ, the medium term challenge of Indian manufacturing is to move from lower to higher tech sectors, from lower to higher value added sector, and from lower to higher productivity sector. Medium tech industries are primarily capital intensive and resource processing, and high tech industries are mainly capital and technology intensive. In order to push sharing of manufacturing in overall GDP to projected 25%, Indian manufacturing needs to capture global market in sectors showing a rising trend in demand. And these sectors are largely high tech and capital intensive. Which of the following is the most logical and rational inference that can be made from above passage? Indian GDP displays high value added and high productivity levels in medium and resource processing industries. Next, promotion of capital and technology intensive manufacturing is not possible in India. ये तो हम क्या है, बिल्कुल ही absurd statement है. India should push up public investment and encourage private investment in research and development and technology upgradation and skill development. India has already gained a great share in global market in sectors showing a rising trend in demand. तो अब इसके अंदर हम देखें तो जो सेकंड डी स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज ऑलरेडी गेन्ड अ ग्रेट शेयर इन ग्लोबल मार्केट इन द सेक्टर, डी स्टेटमेंट हमारा हट जाएगा. प्रमोशन ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, ये भी गलत है. इंडिया शुड पुश पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. क्या ये हम इस पैसेज से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? हाँ, ये जो लास्ट लाइन है शायद उससे लग रहा है ये सही. हाँ, नेक्स्ट है इंडिया डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिव लेवल्स इन मीडियम टेक एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. क्या उसने ये बात बोली है? सी ज्यादा लॉजिकल और वो लग रहा था. हाँ, क्योंकि उसने क्या कहा है, मीडियम टर्म चैलेंज. अब यहाँ पे ना दो चीजें, मीडियम टर्म चैलेंज को और मीडियम टेक इंडस्ट्रीज को उसने क्या किया है, मिक्सअप करके एक स्टेटमेंट बनाया है कि इंडियाज जीडीपी डिस्प्ले हाई वैल्यू एडेड एंड हाई प्रोडक्टिविटी लेवल इन मीडियम टेक एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. जबकि उसने इंडिया के लिए मीडियम टर्म चैलेंज तो दिया है, पर उसने कहीं पे भी ये नहीं किया कि मीडियम टेक, उसने सिर्फ ये बताया कि मीडियम टेक इंडस्ट्रीज जो है उनका फीचर क्या है. पर इंडिया के लिए वो
कोई एडवांटेज शो करती है, नहीं शो करती, इंडिया का जीडीपी का उनके साथ क्या लिंक है, ये उसने कहीं पे भी शो नहीं किया है। उसने क्या किया है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, मीडियम टर्म चैलेंज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मीडियम टेक जो इंडस्ट्रीज है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करके ये पहला स्टेटमेंट बनाया हुआ है। और ये देखने में आपको सही लगेगा कि हाँ ऐसा है इंडिया में, पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग अलग है। तो मोस्ट लॉजिकल क्या है, India should push to up public investment and encourage private investment in research and development, in technology upgradation and skill development. क्यों? क्योंकि उसने बताया हुआ है क्या है, medium tech industries are primarily capital intensive, resource processing, and high tech industries are क्या, capital intensive है। capital intensive है मतलब क्या करेगा, हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी, और दूसरा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव यानी कि हमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए होंगी। तो हमें इन्हीं चीज में क्या है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो इस हिसाब से सी शुड बी द मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस देन कैन बी मेड। और ए आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन ए क्या है, पहली दो स्टेटमेंट का एक मिक्सअप बना के उसने सिर्फ दिया है। आपका माइंड उस टाइम पे लॉजिकली दो चीजों को अलग नहीं कर पाएगा, तो आप देयर इज अ चांस कि आप ए को सही माने। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी अलर्ट होके पढ़ते हैं, जहां पे भी ऐसे मीडियम टर्म और मीडियम टर्म टेक, मतलब जब सिमिलर साउंडिंग जो चीज आए, उनको अगर आप इस चीज को आपको रीडिंग करते टाइम ध्यान रखना है। आगे बढ़े। हाँ यस The greatest blessing that technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possessions. The amount of these that can be effectively enjoyed by one individual in lifetime is not great, but there is not the same narrow limit to the possibilities of enjoyment of leisure. The gift of leisure may be abused by people who had no experience of making use of it, yet the creative use of leisure by minority in societies has been the mainspring of all human progress beyond the primitive level. With reference to above passage, the following assumptions have been made. People always see leisure time as a gift and use it for acquiring more material possessions. The use of leisure by some people to produce new and original things has been the chief source of human progress. अब इसके अंदर अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े, उसने what the passage is talking about, the greatest blessing that technological progress is for mankind is accumulation of material possessions. ठीक है, कि जो मटेरियल accumulation of material possession है, इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से एक दूसरी चीज हमें क्या मिली है कि हमें लेजर टाइम, इफेक्टिव लेजर टाइम मिला है। अब उसने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को मिक्स कर दिया है कि पीपल सी लेजर टाइम एज गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल पोजेशन। उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। टेक्नोलॉजिकल progress has helped us to acquire accumulation of material possession, not the other way around. तो इस हिसाब से क्या फर्स्ट assumption सही है? नहीं, गलत है। यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू, हाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसने यही कहा है कि द गिफ्ट ऑफ लेजर मे बी अब्यूज्ड बाय सम पीपल हु हैड नो एक्सपीरियंस, येट द क्रिएटिव माइनॉरिटी जो है वो सारी प्रोग्रेस, जितनी भी ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस की है, तो उसका एक चीफ सोर्स है। हाँ ये अजम्पशन सही है। अब इससे आप दो चीज, ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लास में बताई थी कि बहुत सारे लोग, अगर आप मतलब यूट्यूब पे कहीं पे जाके देखें, पीपल आर सेइंग अजम्पशन कभी भी पैसेज में नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है। अजम्पशन पैसेज में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैसेज में दिया वो अजम्पशन नहीं हो। नहीं, पैसेज में भी अजम्पशन हो सकता है।
हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट आपका पैसेज में ही अजम्पशन दिया हुआ है. येट क्रिएटिव पीपल यूज ऑफ लेजर टाइम बाय माइनॉरिटी इन सोसाइटी हैज बीन द मेन स्प्रिंग of all human progress beyond primitive level. Yes, इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट. हेलो. हाँ, तो मतलब एजम्पशन वाला क्वेश्चन जो होगा, तो मतलब एजम्पशन पैसेज से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्या? मतलब कि अब सिर्फ पैसेज नहीं से ही नहीं होगा? नहीं, देखो, ये धारणा गलत है कि अजम्पशन जो होगा वो कभी भी पैसेज में नहीं दिया होगा, ये गलत है. पर ये नहीं कह रही मैं पैसेज में अजम्पशन कभी नहीं. लिंक हमेशा पैसेज से ही आएगा. जो लिंक आप पैसेज से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते वो मनगढ़ंत अजम्पशन आप नहीं कर सकते, चाहे जीएस के अकॉर्डिंग वो सही अजम्पशन हो. बहुत बार ऐसा होगा, ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था. अजम्पशन हमेशा वही वैलिड होगी जिसका लिंक आप पैसेज से ला सके. आप सोयल वाला पैसेज याद करो. सोयल वाले पैसेज में उसने इरोजन के बारे में बात करी थी, लेकिन उसने कहीं पे भी ना टाइप ऑफ इरोजन ह्यूमन की वजह से या नेचर की वजह से नहीं, लेकिन उसने अजम्पशन में दिया था कि मोस्ट ऑफ जो है इरोजन है वो ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक है. लेकिन वो अजम्पशन तो ठीक नहीं था ना पैसेज के अकॉर्डिंग. लेकिन जीएस के अकॉर्डिंग तो आप देखें तो क्या है, पैसेज अजम्पशन वो सही है ना कि मोस्ट ऑफ क्या है, लेकिन पैसेज से तो हम उसका लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे ना, तो इस हिसाब से तो वो अजम्पशन गलत थी ना. और वो यूपीएससी का आंसर भी था. हाँ, तो जो आप पैसेज से लिंक ना कर पाए, चाहे वो जीएस से लिंक हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है. यही क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आनी है यहाँ पे कि जीएस जीएस है, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन है. कॉम्प्रीहेंशन विल टेस्ट योर एबिलिटीज to process a given set of information and how clearly you can demarcate the boundaries. ये चीज आपकी टेस्ट होगी, तो यही चीज आपको करनी है इसमें. अब नेक्स्ट चले. यस. हाँ, तो हमने ब्लड कनेक्शन की बात करी. एक हमने पहले भी पैसेज देखा, उसमें भी दो स्टेटमेंट्स को आपस में मीडियम टेक एंड मीडियम टर्म चैलेंज को मिक्स करके एक स्टेटमेंट बनाया हुआ था. यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, उनको एक मिक्स करके एक ही अलग वो बना दिया है. तो आपको ऐसी स्टेटमेंट से, ऐसे ब्लड कनेक्शन से अपने आप को अलर्ट रखना है. मतलब दिमाग में चीजों को जब आप रीडिंग करते हो, पैसेज रीडिंग करते हो, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा. पैसेज रीडिंग जब आप करते हो तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी आनी चाहिए. अच्छा, इस पैसेज में ये बातें कही हैं. जनरली हम क्या करते हैं, मतलब एग्जाम में कि जल्दी नहीं, आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है, आपके पैसेज सही होंगे. एंड जल्दी करके गलत करने से तो बेटर है ये है. बट if you practice, there are 40-45 days left. If you practice 3 to 4 passages daily, you will get the clarity in your mind. By 2020, when global economy is expected to run short of 56 million young people, India, with its youth surplus of 47 million, could fill the gap. In this context, that labor reforms are often cited as way to unlock double-digit growth in India. In 2014, India's labor force was estimated to be about 40% of the population, and about 93% of this force was in unorganized sector. Over the last decade, the compound annual growth rate of the employment has slowed to 0.5%, with about 14 million jobs created during last year, when the labor force increased by 15 million. Which of the most logical, most rational inference from the above passage? India must control its population growth so as to reduce its unemployment rate. क्या कहीं पे भी ऐसे फैमिली प्लानिंग और कंट्रोल की बात हुई है? नहीं. लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वॉस्ट लेबर प्रोडक्टिवली. क्या ये इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है? इंडिया इज पोइज्ड टू अचीव डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून. क्या ये सही है? उसने बोला है डबल डिजिट ग्रोथ. लेबर रिफॉर्म्स एक मेथड हो सकते हैं, पर सून, लेटर, we don't know, it's absurd. तो सी स्टेटमेंट हमारा गलत है. इंडिया इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग इट्स
skilled young people to oil countries. कहीं पे भी क्या ये बात हुई है कि इंडिया के पास मतलब जो लेबर फोर्स है, whether it is skilled, unskilled or we have to supply, हाँ ये है कि इंडिया के पास सरप्लस है जो है वर्किंग एज पीपल का, ठीक है, और ये भी बात किया है कि इंडिया कुड फिल द गैप, पर वो फिल द गैप क्या स्किल्ड लोगों से करेगा, अनस्किल्ड से करेगा, ऑयल वाली कंट्रीज में करेगा, या फिर सर्विस बेस्ड अमेरिकन, कुछ दिया है हमें? नहीं दिया पैसे से, तो डी वुड बी रॉन्ग। हमारा क्या है, मोस्ट लॉजिकल क्या है? बी, लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ वास्ट लेबर प्रोडक्टिवली। अब देखो ये स्टेटमेंट इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अगर हमें अपना वो ग्रोथ करना है। तो क्या पैसे से ही कंक्लूजन आ रहा है? तो कई बार डायरेक्ट आपका एक वन लाइनर जो कंक्लूजन होगा वो आपका पैसेज में ही गिवन होगा। नेक्स्ट, in last 2 decades the world gross GDP has increased 50%, whereas inclusive wealth has increased by mere 6%. In recent decades GDP driven economic performance has only harmed inclusive wealth like human capital, natural capital like forest, land and water. While the world's human capital, which stands as 57% of total inclusive wealth, grew only by 8%, the natural which is 23% of inclusive wealth, has declined by 30% worldwide in last 2 decades. Which of the following is most crucial interference from the above passage? अब ये सेम वाला है, उसने एक स्टैट दिया है, आपको उस स्टैट से एक कंक्लूजन बनाना पड़ेगा, और उसने जो आपका आंसर है उसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए हैं। Now let's read the statement. More emphasis should be laid on development of natural capital. We will tell how we reach to that conclusion. The growth driven by GDP only is neither desirable nor sustainable. अब GDP ग्रोथ है वो डिजायरेबल सस्टेनेबल नहीं है, ये हमें पैसे से दिख रहा है, लेकिन क्या GDP ग्रोथ डिजायरेबल नहीं है? वही उसने वर्ड प्ले किया है यहाँ पे। GDP growth is very much desirable but it should be sustainable. हाँ, यहाँ पे क्या है, ठीक है, हमें पैसे से पता चल रहा है कि हाँ ये जो GDP ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जो ऐसे वर्ड्स है जिसमें हमने लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि क्या, आई एम अनेबल टू रिकॉल द वर्ड पैसेज, हाँ, लेकिन उसमें होगा, आप वापस जाके उसको रीड कर लेना। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द इकोनॉमिक, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। हमें नहीं बताया गया है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। हमें इंक्लूसिव वेल्थ के बारे में इसने वो दिया है कि हाँ GDP ग्रोथ के बारे में बताया है कि GDP बढ़ रही है, 50% इंक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्टरी है, तो ये भी हम कंक्लूजन नहीं बना सकते। द वर्ल्ड नीड्स मोर ह्यूमन कैपिटल अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब ये भी हम नहीं, अगर देखा जाए कि हमें ह्यूमन कैपिटल मोर चाहिए या नेचुरल कैपिटल मोर चाहिए, ये भी हम कोई पैसेज से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं गिवन है कि हमें ये कैपिटल ज्यादा चाहिए या ये कैपिटल चाहिए। लेकिन अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल। क्यों? क्योंकि उसने बोला नेचुरल कैपिटल टोटल इंक्लूसिव वेल्थ का 23% है और वो 30% से डिक्लाइन कर रहा है, तो उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए। स्टैट से यही पता चल रहा है कि 1/4 ऑफ द कैपिटल इज नेचुरल वेल्थ एंड दैट इज इंक्लूसिव वेल्थ, और वो 30% से डिक्लाइन कर रहा है। हाँ, ह्यूमन कैपिटल पे भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 57% है, लेकिन उसमें फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ है, दैट इज ग्रोइंग, बट नेचुरल वेल्थ इज डिक्लाइनिंग। तो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन विल बी मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल। तो ऐसे स्टैट्स बेस्ड जो आपका होगा उसको आप ऐसे यूज करेंगे। आ गया समझ में? मैंने इसमें बी मार्क कर दिया था क्योंकि मैंने इसका हिंदी का पढ़ा, तो उसमें लिखा है केवल GDP संचालित समृद्धि ना तो वांछनीय है ना ही धारणीय। तो मुझे लगा कि केवल GDP वृद्धि तो नहीं चाहिए होगी। अब हिंदी वाले का नहीं पता, लेकिन मतलब क्या
डिजायरेबल तो है ना, जीडीपी ग्रोथ इज ऑलवेज डिजायरेबल। Only GDP only is neither desirable, इसलिए मैंने सही किया। हाँ, लेकिन आप अगर इसमें चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर पैसेज से अगर इसका कंक्लूजन निकालो, तो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं? दोनों ही निकल रहा था तो मैंने इसलिए किया था A and B। देखो, इसमें होगा क्या, ठीक है, आपकी बात मान ली, जीडीपी ग्रोथ जो है खाली वो डिजायरेबल तो है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप पैसेज को पढ़ोगे, ठीक है, ये वर्ड वाली जो दिक्कत है वो यहीं पे आती है। जीडीपी ग्रोथ इज ऑलवेज डिजायरेबल, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। इसने क्या किया, ओनली इज नीदर डिजायरेबल। अरे खाली जीडीपी ग्रोथ भी डिजायरेबल है, ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर सस्टेनेबल नहीं हो रही है तो हमें जीडीपी ग्रोथ चाहिए ही नहीं, नहीं ये वाली चीज तो नहीं है ना। आप देखो ना, दोनों चीजों को अलग अलग तोड़ो ना आप। डिजायरेबिलिटी एक चीज है, सस्टेनेबिलिटी एक चीज है। हाँ, इंडिया में भी तो क्या है, अगर देखा जाए तो जो जीडीपी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है क्या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में? नहीं है, लेकिन डिजायरेबल तो फिर भी है ना। हर साल फिर भी टारगेट्स होते हैं ना कि हमें इतना जीडीपी, इतना परसेंटेज जीडीपी ग्रोथ अचीव करना है। हाँ, क्योंकि जो फर्दर इन्वेस्टमेंट आएंगे हमारे, चलो उतना जीएस पे हम नहीं जाते हैं, पर हाँ यहाँ पे चीज यही है कि डिजायरेबिलिटी एक चीज है और सस्टेनेबिलिटी एक चीज है। ऐसे ये पहले एक और सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंसेस जो हमने साइंटिफिक वाला जो हमने पैसेज किया था उसमें भी यही चीज थी। हाँ, तो ये सेंटेंसेस को, ये आपको ये ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिनको आपको तोड़ना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। अब चले हम आगे। ओके। हाँ, तो स्टैट्स वाले मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ। स्टैट्स वाले पैसेजेस होंगे, मैंने आपको 3-4 ऐसे स्टैट्स वाले अभी पैसेज करा दिए हैं। सब में क्या होगा, उसने पैसेज में स्टैट्स दी होगी, लेकिन कंक्लूजन में या फिर जो तुम्हारे स्टेटमेंट्स होंगे उनमें कोई स्टैट्स नहीं दी होंगी, लेकिन आपको जहां तक हो कनेक्ट करना है, क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना कि उसने पैसेज में स्टैट्स दी है, वो सिर्फ ऐसे शो ऑफ के लिए तो नहीं दी। तो आपको थोड़ा सा जहां पे भी स्टैट्स आए आपको चौकन्ने हो जाना है। अच्छा, इससे मैं क्या मतलब निकाल सकता हूँ, क्या जो गिवन स्टेटमेंट है उसका कोई लिंक है या नहीं है। ठीक है, तो मतलब जनरली हम पैसेज में कोई स्टेटमेंट्स में कोई स्टैट्स नहीं देखते, तो पैसेज में क्या गिवन है हम भूल जाते हैं, हमें स्टैट्स से कोई मतलब ही नहीं होता है फिर। लेकिन ऐसा नहीं करना है। The very first lesson that should be taught to us is when we are old enough to understand is that complete freedom from obligation of work is unnatural and ought to be illegal, as we can escape our share of burden of work only by throwing it on someone else's shoulder. Nature ordains that human race shall perish of famine if it stops working. We cannot escape from this tyranny. The question we have to settle is how much leisure we can afford to ourselves. The main idea of the passage is it is essential for human beings to work. There should be a balance between work and leisure. Working is a tyranny that we have to face, and humans' understanding of nature of work is essential. अब ये पैसेज मुझे भी बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, पर इसमें टायरनी का मतलब क्या होता है? टायरनी ऑटोक्रेसी, मतलब तानाशाह टाइप। हाँ, तो अब इसमें क्या है, इट इज असेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू वर्क। हाँ, पैसेज से एक बार तो दिखता है कि हाँ जो है ये सही लगता है कि हाँ ह्यूमंस के लिए वर्क करना एसेंशियल है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि हमें ये चीज भी देखना चाहिए कि द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन अफोर्ड टू आवरसेल्फ। पर क्या उसने एक बैलेंस की बात की है?
कि हमें कितना लेजर और कितना हमें कोई ऐसा बैलेंस सेटल करना है। नहीं, उसने ये कहा है कि वर्क तो करना ही है, हाँ लेजर का हम देख सकते हैं हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं या कितना नहीं। तो ऐसा कोई बैलेंस हमें मेंटेन करना नहीं है, ये कोई मेन आइडिया पैसेज का है नहीं। वर्किंग इज अ टायरनी विच वी हैव टू फेस, हाँ कह सकते हैं, पर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज असेंशियल। अब तीनों स्टेटमेंट को देखो, मतलब इन दोनों फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को देखो और इसमें पैसेज में देखो, उसने वर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम बर्डन अपना किसी और के ऊपर डाल देंगे। और हमें लेसन्स देने चाहिए, लेसन्स हमें ये सिखाने चाहिए कि तुम्हें काम करना है या फिर काम को समझो कि काम ना करना इलीगल है या फिर ये अननेचुरल है कि हमें काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, काम के नेचर के बारे में बताया जा रहा है और एक लेसन के बारे में बात हुई है, यानी ह्यूमन की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी जा रही है देखा जाए तो इस हिसाब से जो मोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज असेंशियल। हाँ लेकिन ये पैसेज मेरे से भी गलत हुआ था, मुझे भी ए मोस्ट करेक्ट लगा था, लेकिन फिर बाद में जब ये इनकरेक्ट निकला तो ये है। पर हाँ ऐसे एक आध दो पैसेज आपके गलत हो सकते हैं। तो मतलब इसके पैसेज के अंदर मेरे में क्या हुआ था कि ए और बी तो एलिमिनेट कर दिया, सी हाँ और डी के अंदर नहीं, कंफ्यूजन था और ए फिर और वो डी, tyranny ए और डी के बीच में कंक्लूजन है। अच्छा। हाँ तो ऐसे पैसेजेस आए जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉल आ जाए उसको आप छोड़ भी सकते हैं, मतलब जिसमें आपके पास एलिमिनेशन का अगर ना वो करे। तो ये एक पैसेज ऐसा था जिससे मैं आपको बता सकूं कि मतलब जो जब इतनी ज्यादा क्लोज कॉल हो, जैसे इसमें 3 में क्लोज कॉल है, ठीक है, और ये मतलब बहुत ही क्या बोलूं मैं इसको, हाँ तो उस केस में आप ऐसा पैसेज छोड़ सकते हैं, मतलब जिसमें आपके पास एलिमिनेशन का बिल्कुल ही ऑप्शन खत्म हो जाए। पर जनरली ऐसा कोई एक या दो पैसेज होंगे, अदरवाइज बाकी पैसेज आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर हो गया। ठीक है। Everyone do now the practice. एक क्वेश्चन था सर, हम्म, जैसे इसमें अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना, मतलब पैसेज को पहले पढ़ना रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन में जाना है, फिर जो पहले क्वेश्चन को रीड करना है उसके बाद पैसेज को तुम्हें अप्रोच पहले अंशु रीड पहले करना डेवलप करनी होगी खुद। तो अभी रूम पर करके देखो कि दोनों से तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। एक बार पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, एक बार क्वेश्चन देखकर फिर पैसेज करो, वो इंडिविजुअल होगा। जी सर। सर ऐसा कोई जी। टाइम लिमिट है कि मतलब एक पैसेज अगर एक ही क्वेश्चन का आता है तो इस टाइम के अंदर होना चाहिए, तो फिर मतलब या लीव कर दो क्योंकि फिर नहीं, उस आगे नोशन से क्वेश्चन। मत जाओ, एक बार करके देखो। यूपीएससी में 2019 और 21 में ये थिंकिंग लगा के देखो एक बार। आपको That is- एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, जल्दी और वो नहीं। हाँ ये कर सकते हो कि मतलब मैं मान के चलूंगा कि 25 के आसपास क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, 25 के आसपास मैं मैथ्स के अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो 50 क्वेश्चन का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि पहले 50 मिनट में मुझे या तो मैथ्स करना है या कॉम्प्रिहेंशन करना है, नेक्स्ट 50 मिनट्स में मुझे ये वाली चीज करनी है। तो आप 50 मिनट्स का ओवरऑल टारगेट, क्योंकि कुछ पैसेज आपको बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा, कुछ पैसेज में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो वो आपको, लेकिन आपका प्रैक्टिस अगर आप रोज 3-3 4-4 पैसेज भी करते हैं तो आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे, और आपको चीजें साफ साफ दिखनी, आपके माइंड में एक बार फीड हो गया ना, अच्छा ये गलतियां होती है, अच्छा ये चीज है, ये स्टेटमेंट थी, तो वो स्टेटमेंट आपके दिमाग में फिर आप जल्दी उसको एनालाइज कर पाएंगे प्रैक्टिस से। हाँ 2020 वाला भी सर ने हमको पेपर भेजा था, वो मैंने मतलब आरसी तो उसके सारे